विधि और विशाल की अभी नई नई शादी हुई थी। जहां विधि दिल्ली जैसे बड़े शहर की लड़की थी, वहीं विशाल राजस्थान के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था। दोनों ही पढ़े लिखे और समझदार थे, इसलिए आपसी सहमति से शादी के बाद विधि बिना किसी न नुकुर के विशाल के साथ उसके घर पर रहने लगी थी। कुछ दिन बीते थे कि एक दिन विधि की माँ का फ़ोन उसके पास आता है। बेटा विधि, होली आने वाली है और हमारे यहाँ शादी के बाद पहली होली लड़की मायके में ही करती है। तेरी कुछ बात हुई क्या इस बारे में समदन जी से? नहीं ना मम्मी, माँ जी ने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया। आप एक काम करो ना, उनसे ही फ़ोन करके बात कर लो। नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि शादी के बाद हमने तो तेरा ससुराल एक बार भी नहीं देखा। भाई बिटिया ब्याही है, हमें भी तो पता होना चाहिए ना बिटिया की गृहस्थी कैसी है। शादी के बाद बेटी कहाँ और किस हाल में रह रही है, ये फ़ोन से कहाँ पता लग पाता है। उसके लिए तो बिटिया के ससुराल में धावा बोलना पड़ता है। क्या मम्मी, आप भी ना। अरे मैं बहुत अच्छी हूँ, खूब मज़े में हूँ अपने ससुराल में। भगवान ऐसी सास और ससुराल सबको दे। अरे बेटा, नई नई शादी में लड़कियां ऐसे ही ससुराल की तारीफ के पुल बांधती है। सच्चाई तो बाद में पता चलती है। अच्छा बाबा, आप आ जाओ, बस बोल दो धावा। शादी के बाद पहली बार मेरे मायके वाले मेरे ससुराल आ रहे हैं। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। हाँ बेटा, एक बार तेरी गृहस्थी अपनी आँखों से देख लो ना, तो मुझे भी संतोष हो जाए। और भाई, हम कोई पुराने ज़माने वाले माँ बाप थोड़ी ना है कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना। सीधी सी बात है, तेरी जिद पर हमने अपनी आँखों से इतनी दूर तेरा ब्याह करा ज़रूर दिया है, लेकिन हम तो बराबर आते जाते रहेंगे। बेटी के ससुराल में पानी भी पिएंगे और खाना भी खाएंगे। मम्मी, आप यहाँ आराम से 1-2 दिन रुक कर भी जाना, आपको राजस्थान घुमा देते हैं। आप खुश? तो फिर ठीक है बेटा, ये तय रहा। अगले सप्ताह सोमवार को हम दोनों तेरे ससुराल आ रहे हैं। और बेटा, तुझे पहली बार विदा करा कर ले जाना है। सामने बैठकर बात करना ज़्यादा सही रहेगा। माँ से बात करके विधि फ़ोन रख देती है और शाम को विधि विशाल के ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करने लगती है। विशाल, अगले हफ्ते मेरे मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं। मम्मी कह रही थी कि पहली होली के लिए मुझे मायके जाना होगा, तो एक बार माँ जी से भी बात कर लेंगी और कुछ शगुन वगैरह भी लेती आएंगी। अरे बस बस बस, इसमें इतनी सफाई देने वाली कौन सी बात है। उनकी बेटी का घर है, जब चाहे आए और अधिकार से यहाँ रहे। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, माँ से मैं बात कर लूँगा और उनके ठहरने की व्यवस्था भी करा दूँगा। विशाल की बात सुनकर विधि की जैसे जान में जान आई थी। अगले दिन सवेरे विशाल अपनी माँ को विधि के मम्मी पापा के आने की खबर दे देता है। माँ, वो लोग एक दिन यहीं ठहरेंगे, अगले दिन शाम को यहाँ से निकलेंगे। आप सबके बैठने का और सोने का इंतज़ाम देख लेना। इंतज़ाम बस सोने का नहीं, और भी बातों का करना होगा। खूब जानूँ मैं इस विधि की माँ को। शादी में विधि की तरह लाल लहंगा पहनकर मटकते घूम रही थी। वो क्या कहते हैं, हाँ, ट्रेनिंग कर रही थी बेटी के साथ। मुझे पता है यहाँ पर वो अपनी बेटी के हाल चाल जानने के लिए नहीं आ रही। वो तो यहाँ मुझे नीचा दिखाने और अपने बड़े शहर की तारीफों के पुल बांधने आ रही है। कोई बात नहीं, आ जाने दो बहू की माँ को। मैं भी उसे दिखा दूंगी कि हमारा बीकानेर भी किसी से कम थोड़ी ना है। समधन से टक्कर लेने के लिए विधि की सास कौशल्या बाजार जाकर कुछ लेटेस्ट डिज़ाइन की कुर्ता सेट, सोफ़ा कवर और बेडशीट खरीद कर लाती है। सोमवार आते आते तो पूरे घर का नक्शा बदल चुका था। घर के बेड, सोफ़ा, यहाँ तक कि कौशल्या जी भी नया कुर्ता सेट पहनकर इठला रही थी। अरे ये माँ जी को क्या हो गया? मैं तो जब से आई हूँ उन्हें साड़ी में ही दिखा है, आज अचानक सूट कैसे पहन लिया, वो भी टाइट फिटेड पैंट के साथ। माँ जी तो पहचान में ही नहीं आ रही। उधर विधि की माँ जानती थी कि कौशल्या जी को शादी में उनका मेकअप और लहंगा पहनना खास पसंद नहीं आया था, इसलिए बेटी के ससुराल में सुख शांति बनाए रखने के लिए वो अपने सूट और ट्राउज़र छोड़कर साड़ी पहनकर ही विधि के यहाँ आती है। जब सोमवार के दिन विधि की माँ अर्चना उसके ससुराल पहुँचती है तो उन्हें देखकर विधि का तो सर ही चकरा जाता है। अर्चना जी ने हल्के रंग की सादी सी साड़ी पहन रखी थी।
और बड़े ही सलीके से सर ढका हुआ था। मम्मी तो साड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाती। मैंने तो पार्टी के अलावा कभी मम्मी को साड़ी पहनते देखा ही नहीं, और वो भी ऐसी आंटियों वाली साड़ी। हे भगवान, ये मेरी दोनों माताओं को हुआ क्या है? अरे मम्मी, आप 6 घंटे का सफ़र इस साड़ी में तय करके आई हो, लेकिन क्यों? विधि कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्चना ने उसकी ओर झूठी सी हंसी दिखाकर कहा, बेटा, हमारी तो उम्र बीत गई साड़ी पहनते पहनते। हम तो 24 घंटे साड़ी में रहते हैं, आदत पड़ गई ना बेटा, तो 6 घंटे से क्या फ़र्क पड़ता है? हैं? लेकिन मम्मी। अरे बेटा, क्या तेरा कांटा साड़ी पर अटक गया? जा पहले एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ, तब तक मैं समधन जी से बातें करती हूँ। विधि बेचारी हैरान परेशान सी माँ पापा को पानी देने के बाद चाय नाश्ते के इंतज़ाम में लग जाती है। बाहर ड्राइंग रूम में माँ अर्चना और सास कौशल्या की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अरे बहन जी, ये सब शगुन और साड़ी वगैरह लाने की क्या ज़रूरत थी? वो क्या है ना, साड़ी तो आजकल पहनता ही कौन है। मैं तो खुद ब्रांडेड सूट ही पहनती हूँ, और अगर पसंद ना आए तो बुटीक से डिज़ाइन करवा लेती हूँ। आजकल पता नहीं शोरूम में बिना अच्छे डिज़ाइन नहीं मिलते। मैं तो परेशान हो गई हूँ, हर बार घूम फिर के वही 4-5 डिज़ाइन दिखाई पड़ते हैं। हाँ बहन जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सूट में ना ज़्यादा वैरायटी नहीं मिल पाती, इसीलिए तो मैं आपके लिए ये डिज़ाइनर साड़ी लाई हूँ। आप पहन कर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। हाँ, अब आप लाई हैं तो आपकी खुशी के लिए पहन लूँगी मैं। बहन जी, विधि के पापा तो कहते हैं कि आजकल सब औरतें सूट और ट्राउज़र पहनने लगी है, तुम भी पहना करो। अब वो ज़िद करने लगे तो उनके कहने से ही विधि की शादी में मैंने लहंगा पहन लिया, वरना मैं कहाँ ये सब ड्रेस पहनती हूँ। लेकिन आप पर सच में ना ये ड्रेस सूट कर रहा है, आप पहना कीजिए। हाँ, मेरी विधि को भी ना डिज़ाइनर ड्रेस बहुत पसंद है। अब आप दोनों सास बहू खूब शॉपिंग करना। अब चलिए बहन जी, नाश्ता कर लीजिए। आज कॉन्टिनेंटल मंगवाया है, कल चाइनीज़ मंगवा लेंगे। आपको चलेगा ना? अरे हम तो भाई साहब सुबह के नाश्ते में बिल्कुल सात्विक भोजन जैसे फल दूध ऐसा ही लेते हैं। हाँ, राजस्थान आने वाले लोग सोचते होंगे कि यहाँ आकर बस दाल बाटी ही खाने को मिलेगी। लेकिन हमारी पसंद ना थोड़ी अलग है। अब कोई कितने दिन दाल बाटी खा सकता है भाई? हाँ, अब ये फल फूल आप दिल्ली जाकर खाइएगा, यहाँ तो हमारे साथ कॉन्टिनेंटल खाना ही खाइए। ये संस्कारों की उल्टी गंगा कैसे बह रही है? जब से मैं आई हूँ रोज़ दाल बाटी चुरमाई खा रही हूँ, और ये पापा जी कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? कॉन्टिनेंटल, और इस घर में। और हमारी मम्मी पराठों के बिना इनकी सुबह नहीं होती। जब से आई है साधु संतों वाली बात कर रही है। यूं ही लंबी लंबी डींगों के बीच नाश्ता खत्म होता है और सभी अपने अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। दोपहर के समय फिर से विधि के सास ससुर और मम्मी पापा डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ जाते हैं। भाई साहब, इंडिया का टूर तो हो ही गया होगा आपका। हम तो दोनों मियाँ बीवी 3 बार भारत भ्रमण कर चुके हैं। नहीं भाई साहब, हम तो बस एक बार लंदन होकर आए हैं। मेरी मानिए तो आप भी एक बार विदेश यात्रा करके आइए। इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। विधि रसोई में खड़ी होकर उनकी लंबी लंबी गप सुनती रहती है। काफ़ी देर तक सुनने के बाद जब उसकी बर्दाश्त की हद हो जाती है तो वो डाइनिंग टेबल के पास जाकर अपनी माँ को घूरने लगती है। अरे बस कीजिए आप लोग, यहाँ क्या डिंगे हाँकने का कंपटीशन चल रहा है जिसमें आप सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं? और मम्मी क्या है ये सब? जब आपसे साड़ी नहीं पहनी जाती तो ये नाटक किस लिए? मुझे पता है, अभी नीचे उतरते समय आपका पैर उलझ गया था ना, और आप सीढ़ियों में गिर गई थी ना। अरे बेटा, सबके सामने ये क्या बोल रही है? और पापा, आप कब गए लंदन की ट्रिप पर? झूठ की भी कोई लिमिट होती है। मम्मी जाइए, पहले आप अपने कपड़े चेंज करके सूट पहन कर आइए। हाय हाय बहन जी, मतलब आप और भाई साहब तब से झूठ के पहाड़ पर चढ़ा रहे थे हमें। माँ जी रहने दीजिए, हाँ अभी तो सुबह से एक के बाद एक गप ही छोड़ रही है। अरे आप तो हमेशा से साड़ी पहनती आई हैं, कि डिज़ाइनर सूट कब से पहनने लगी? और पापा जी, कॉन्टिनेंटल नाश्ता, जिस दिन से मैं आई हूँ मैगी तक खाने के लिए तरस गई हूँ।
लेकिन आप तो कढ़ी, दाल, बाटी चूरमा और बाजरे की खिचड़ी के आगे कुछ खाना ही नहीं चाहते। मतलब इतना झूठ आखिर किस लिए? बेटा मैं तो बस तेरी सास के कहने पर ये सब कर रहा हूँ। इसने ही कहा कि बहू के मायके वाले दिल्ली से आ रहे हैं, तो उनसे 20 ही रहना है, 19 ना होने पाए। तो बस मैंने भी बड़ी बड़ी कहानियाँ बना दी। अरे बेटा सत्यानाश हो इस 6 मीटर की साड़ी का। मेरा तो दम घुटा जा रहा है। मैं तो बस इसलिए ये साड़ी और पल्लू का दिखावा कर रही थी ताकि बहन जी मुझे अच्छे संस्कारी खानदान की बेटी समझकर मान सम्मान दे। माँ जी, आपको कुछ कहना है? अब विधि बेटा मैं तो खुद इस नाटक से उकता आ गई हूँ। आप लोग जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। किसी के लिए खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी, साड़ी पहनने से आप ज़्यादा संस्कारी लगेंगी, ऐसा आपसे किसने कहा? आपने जींस और सूट पहनकर भी मुझ में खूब संस्कार डाले हैं। मुझे अपनी माँ पर गर्व है। माँ जी, आपको भी शहर के समधियों के सामने खुद को छोटा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कल्चर बहुत अच्छा है। सास, ससुर और माँ पापा को अपनी अपनी गलती समझ में आ गई थी। विधि को नाराज़ देखकर सासू माँ और मम्मी कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं तो विधि भी हंसते हुए सबको गले से लगा लेती है। रीनू थी 1 नंबर की आलसी, लेकिन शादी के बाद घर के सारे काम की जिम्मेदारी उस पर आ गई। एक दिन रीनू किचन में बड़बड़ाती है, हे भगवान, कितना अच्छा होता कि पूरे घर में सिर्फ सोने का कमरा होता और टीवी वाला कमरा और खाने वाला कमरा। ये किचन की रचना क्यों कर दी भगवान? अरे आलसी औरत, जल्दी से नाश्ता और खाना तैयार कर दो। बच्चों को और मुझे काम पर और स्कूल निकलना है। सुना है विदेश में डब्बे में बंद खाना आता है, बस खोलो और खा जाओ। कितनी अच्छी जिंदगी है ना वहाँ की। काश मैं विदेश में पैदा होती। वैसे इससे भी अच्छी जिंदगी होती है किसी की जिसमें डिब्बा भी नहीं खोलना पड़ता। अच्छा, किसकी जल्दी बताओ ना, मैं तो फिर वहीं चली जाऊंगी। सतीश बाहर की ओर इशारा करके कहता है, जहाँ भैंस घास खा रही थी वो देखो, उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद का भी पेट भर रहा है और बच्चों का भी। अच्छा ही होता कि मैं गाय होती। रीनू की आलसपना दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था कि एक दिन रीनू की सहेली उससे मिलने आती है। ढेर सारे जेवर और सुंदर साड़ी पर्स से लदी हुई होती है स्नेहा। अरे स्नेहा, तू तो बड़ी मेंटेन लग रही है। हाँ, लेकिन तू क्यों उजड़े चमन की तरह फैल रही है? यार, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। रीनू, हम दोनों तो बचपन की सहेलियां हैं। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू तो 1 नंबर की कामचोर औरत है। मतलब कि कम काम करती थी तू तो। यार देख, मेरा तो हाल सभी को पता है। मुझे तो 1 गिलास पानी भी खुद लेकर पीना अच्छा नहीं लगता। अच्छा होता अगर मेरी शादी ही नहीं हुई होती। अरे मेरे पास एक आइडिया है, तू घर के सारे काम के लिए काम वाली लगवा ले। खाना बनाना, बर्तन धोना और सारे काम वही करेगी और तू करेगी आराम। हाँ यार, बात तो सही है। अब स्नेहा के आइडिया से रीनू ने घर में काम वाली लगवा ली। एक दिन, मैडम पगार दो। पगार? अरे 1 महीने बाद आना। हो गया ना मैडम 1 महीना, अब क्या अगले साल आऊँ क्या? क्या 1 महीना भी हो गया? आराम इतना मिला कि 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। रीनू अलमारी खोलती है, सामने बच्चे की फीस के पैसे पड़े होते हैं, वो उसे नौकरानी को दे देती है। अब फिर रीनू के दिन अच्छे से कटने लगते हैं कि तभी एक दिन चिंटू कहता है, माँ, आज मेरे स्कूल में इतनी बेइज्जती हुई। ओ बेबी वेट, रानी जरा बाबा को जूस देना और मुझे कॉफ़ी। बस करो मम्मी, दिन भर दिखावा करती रहती हो। स्कूल की फीस पिछले 2 महीने से नहीं दी है आपने, इस बार भी नहीं दी तो नाम कट जाएगा। रीनू को याद आता है कि उसने तो वो पैसे काम वालियों में बांट दिए थे। वहीं एक दिन स्नेहा फिर रीनू के घर आती है। रीनू, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, कितने दिन हो गए कोई नई ड्रेस नहीं खरीदी। ओह हाँ हाँ श्योर। तभी रीनू को याद आता है कि जो थोड़े से पैसे बचे हैं उसे तो खाना बनाने वाली को देना है। रीनू के पास अब ज़रूरी काम के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं कि तभी अचानक विश्व में महामारी फैल जाने के कारण लॉकडाउन हो जाता है। अरे रीनू,
मैं अब ऑफिस का काम घर से ही करूँगा, क्योंकि महामारी के कारण पूरा देश लॉकडाउन में है। अब ना हम बाहर जाएंगे, ना ही हमारे घर में कोई दूसरा बाहर से आएगा, और हाँ, काम वाली भी नहीं। बस सब क्या था, 3 महीने के लॉकडाउन में ना कोई काम वाली घर आती है और ना ही रीनू किसी शॉपिंग के लिए जा पाती है। सामान भी उतना आता जितनी ज़रूरत होती। 3 महीने बाद जब लॉकडाउन खुलता है, स्नेहा सीधे रीनू के घर पहुंचती है। अरे रीनू, मैं शॉपिंग में जा रही थी, 3 महीने से एक रुमाल नहीं खरीदा। देख, तू भी चलना है तो चल मेरे साथ। रीनू जल्दी से अपनी अलमारी खोलती है और देखती है कि ढेर सारे पैसे जमा हैं। वो मन में सोचती है कि अरे वाह, थोड़ा इसे काम खुद करके मैं कितने पैसे बचा सकती हूँ। वो स्नेहा के पास जाती है और कहती है, हाँ स्नेहा चल, मैं तो आज सोने की झुमके लूँगी। अरे लोगों को लॉकडाउन में पैसों की किल्लत हो गई, और एक तू है जो सोने के झुमके लेने की बात कर रही है। ऐसा क्या खजाना लग गया है तेरे हाथ? अरे बहन, मेरे हाथ मेहनत का खजाना लग गया है। मेहनत का खजाना? ये क्या होता है? तू नहीं समझेगी, चल शॉपिंग पर। और दोनों निकल जाती हैं शॉपिंग के लिए। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी सुधा नाम की एक लड़की की है। सुधा एक बहुत ही आलसी लड़की थी। घर के काम करना तो दूर, वो एक गिलास पानी के लिए भी अपनी माँ पर निर्भर थी। अरे अब उठ भी जा नालायक, 10 बजे तक सोती रहती है। अरे कुछ तो घरेलू लड़कियों वाले लक्षण दिखा। सोने दो ना माँ, क्यों परेशान कर रही हो? अरे भाग्यवान, क्यों मेरी बिटिया को तंग कर रही हो? सोने भी दो इसे। लो, बाप बेटी दोनों एक जैसे हैं। देख लेना, आपकी ये लाडली ससुराल जाके हमारी नाक कटाएगी। मैं कहती हूँ अब भी वक्त है, अपनी ये आदतें सुधार ले, वरना ससुराल में तेरी सास कान खींच कर तुझे सीधा करेगी। वही तुझे सबक सिखाएगी। दुनिया में आज तक कोई ऐसी सास पैदा नहीं हुई माँ, जो सुधा चोपड़ा को सबक सिखा सके। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुधा की शादी एक ऐसे घर में हो जाती है जहां उसकी सास एक रिटायर्ड पुलिस वाली थी। अब कहानी में मजा आएगा। हाँ माँ, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मेरे ससुराल के लोग भी ना बहुत मिलनसार हैं। ठीक है माँ, मुझे नींद आ रही है, फोन रखती हूँ माँ। ठीक सुबह 5 बजे। अरे जल्दी उठो भाग्यवान, वरना कयामत आ जाएगी। हैं? अरे क्या हुआ? कौन सी कयामत आ जाएगी? अरे मेरी माँ आ जाएगी। तुम नहीं जानती, इस घर में सिर्फ मेरी माँ का हुक्म चलता है। सबको सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़कर हॉल में पहुंचना ही पड़ता है। अरे अब इंसान क्या अपनी नींद भी पूरी नहीं करेगा? यहाँ मजाक चल रहा है क्या? तभी वहां सुधा की सास आ जाती है। अटेंशन! मजाक तो तू समझ रही है बाबू, ये मेरा घर है और यहाँ हर किसी को डिसिप्लिन में रहना होगा। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन इतनी सुबह कौन उठता है? कौन होता है मतलब? हम सभी उठते हैं, रोज उठते हैं, और अब से तुझे भी उठना पड़ेगा। आखिर मैं पुलिस वाली जो ठहरी। अटेंशन! अरे माँ जी, लेकिन अब तो आप रिटायर हो गई हो ना। तो क्या हुआ? शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, शिकार करना नहीं छोड़ता। उसी तरह हम पुलिस वाले रिटायर होने के बाद भी अपने अनुशासन में ही जीवन जीते हैं। चलो अब बेकार की बहस बंद करो और उठकर हॉल में चलो। अभी आधा घंटा तुम सबकी परेड चलेगी। अटेंशन! अरे मैं कोई परेड नहीं करने वाली। सुधा की सास अपनी बहू का ये बर्ताव देख झल्ला उठती है। गौर से देख, तू कहां और किसके सामने खड़ी है? यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। अटेंशन! इतना कहकर सुधा की सास चली जाती है। अपनी सास का ये रूप देखकर सुधा घबरा जाती है और जल्दी से उठकर बाहर चली जाती है। उस दिन से सुधा की जिंदगी बदल जाती है। हाय, थक गई मैं तो।
ये घर है या जेल? कितना काम करना पड़ता है। लाइए दीदी, 2 रोटियां और दीजिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। ठहर जा बहू, ये तू क्या कर रही है? मैंने सबके खाने का हिसाब तय कर रखा है। तुम 4 रोटी से ज्यादा नहीं खा सकती और ये मिर्च मसाला भी नहीं चलेगा। मेरी बहुएं एकदम फिट होनी चाहिए। अटेंशन! क्यों माँ जी, आप हमें दंगल में लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं क्या? क्या कर रही हो सुधा? माँ जी को मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चुप करके खाना खा लो, इसी में भलाई है। इस तरह धीरे धीरे सुधा अपने सास के रंग में पूरी तरह रंग जाती है, लेकिन इसका उल्टा ही असर पड़ता है। सुधा अपनी सास से भी ज्यादा अनुशासन की पक्की हो जाती है। सुधा की सास तो सबको 5 बजे उठाती थी, लेकिन सुधा सबको 4 बजे ही उठा देती थी। दूसरी तरफ सुधा की सास की उम्र भी हो चलती है। माँ जी, आजकल आप सुबह उठने में बहुत आनाकानी करती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए अब मुझे छोड़ दे। इतने सवेरे उठना और कसरत करना अब मेरे बस की बात नहीं है। माँ जी, आप मैदान छोड़ के भाग रही हैं। आप तो पुलिस वाली हैं। अटेंशन! अरे अब कहाँ की पुलिस वाली, अब तो मैं रिटायर हो चुकी हूँ। बस बहुत हो गया। अब तुम सब जैसे चाहे वैसे जिंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। अपनी सास को गिड़गिड़ाते देख सुधा मन ही मन मुस्कुराती है। इस तरह उस दिन के बाद से सुधा के ससुराल वाले एक सामान्य जीवन जीने लगते हैं। ममता की बहू शुचि हर बात पर चिक-चिक करती, जो ममता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, तेरे में कोई कमी नहीं है, सारा काम भी तू बहुत अच्छे से करती है, लेकिन ये तेरी जो जबान है ना, बड़ी कैंची की तरह चलती रहती है, जो तेरा सारा काम बिगाड़ कर रख देती है। वाह जी वाह, मतलब आप लोगों को बेजुबान बहू चाहिए थी, जो ना बोले ना बात करे, और आप लोग बस जुल्म ढाते रहे। तभी वहां क्षितिज आ जाता है। अरे ऐसा क्या जुल्म हो रहा है तुम्हारे ऊपर? माँ सही कह रही है, मैं खुद तुम्हारी चलती जबान से परेशान हो गया हूं। अब तो शुचि का पारा 7वें आसमान पहुंच जाता है। वाह जी वाह, अब आप भी? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आप भी अपनी माँ की जबान बोलने लगे। अरे यार, कैसी बात बोल रही हो? माँ की जबान, बीवी की जबान, अरे मेरी तो कोई जुबान है ही नहीं जैसे। देखो शुचि, माँ से बुरा व्यवहार मैं पसंद नहीं करूंगा। अब क्या था, माँ के सामने अपनी हुकूमत कम होती देख शुचि को माँ से नफरत होने लगती है। अगले दिन शुचि माँ के कमरे में जाती है। माँ, ये लीजिए गर्म पानी। पानी रखकर वो चली जाती है, लेकिन जैसे ही माँ गरारा करने लगती है, हाय रे, मैं तो जल गई। अरे पानी इतना गर्म क्यों दिया शुचि? मेरा तो पूरा का पूरा मुंह ही जल गया। वाह, मजा आ गया। लग रहा है गर्म पानी ने अपना काम कर दिया। अब और लगो ना मेरे मुंह। शुचि, माँ के चिल्लाने की आवाज आ रही है, और तुम कैसी हो कि जाती भी नहीं, देखती भी नहीं कि माँ को क्या हो गया। आवाज तो आपको भी आ रही है, जा तो आप भी सकते हैं, लेकिन नहीं, शुचि ने तो जैसे सारे काम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है तुम्हारे परिवार से। ये कहकर शुचि माँ के कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में घुसती है, माँ जल्दी से शुचि को पकड़कर खींच लेती है और ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिरती है। शुचि छिपकली देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये छिपकली मेरे ऊपर गिरती तो मैं तो मर ही जाती। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तू छिपकली से डरती है, और समय पर मेरी नजर पड़ गई। ऐसे मेरा मुंह जल गया है। प्लीज कुछ कर, रहा नहीं जा रहा है। शुचि को अपने किए पर पछतावा होता है और भागकर सास को बर्फ देती है। ये लीजिए, इसे मुंह में रख लीजिए, और गलती तो वैसे आपकी भी है, चेक करना चाहिए था ना आपको कि पानी कितना गर्म है। अरे 7 साल हो गए तेरी शादी को, तब तो चेक नहीं किया, अब क्यों करूं?
वाह जी वाह, यहाँ भी मेरी ही गलती है। अरे इंसान हूँ, मशीन नहीं जो हमेशा सही रहूं। अच्छा, आज मैं दोपहर में सहेल के घर जा रही हूँ, अभी से बता देती हूँ। अरे हाँ हाँ जाना, मैंने कब मना किया है। पता है नहीं किया, लेकिन बच्चे। हाँ हाँ, जैसे तू हमेशा बच्चों को साथ लेकर जाती है, मैं देख लूंगी ना। शुचि तैयार होकर सहेली के घर जाती है। अरे वाह सुची, तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी है। तू ऐसे कपड़े पहन कर निकलती है तो तेरी सास कुछ नहीं कहती क्या? दूसरी सहेली बच्चा संभालती हुए कहती है, अरे सूची, सही है तू, एंजॉय भी कर लेती है लाइफ को और बच्चा सास देख लेती है। तेरे तो मजे हैं भाई, मजे। अरे मजे कैसे, जब वो बोलती है ना तो बड़ा ही कड़वा बोलती है। रहने दे, अच्छा चल मैं जा रही हूँ, डिनर भी तो बनाना है ना। शुचि ये बोलकर वहां से चली जाती है। घर आकर देखती है कि माँ बच्चों के साथ खेल रही है। आ गई बेटा? आना ही था ना, खाना कौन बनाएगा? फिर रात होते ही सब चिल्लाने लगेंगे, खाना खाना, और फिर सबको मौका मिल जाएगा ना मुझे कहने का कि मैं सही हूं ही नहीं, खाना भी नहीं बनाती हूँ। और आप आप तो सबसे पहले बोलेंगी। अब सास को गुस्सा आ जाता है। एक तो सारा दिन तेरे बच्चों को देख रही थी, घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता है, बच्चे घर गंदा करते हैं उसे देखती हूँ। हद है, अब क्या खाने की जिम्मेदारी भी मैं ही ले लूं तो करेगी तू क्या? शुचि को ये सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। बस माँ जी बस, अरे ये तो गुलामों वाली जिंदगी हो गई, कोई फ्रीडम रहा ही नहीं। ऐसा लगता है कि बंद कर रह गई हूँ, घर तो किसी कैद खाने सा हो गया है। मन ही नहीं करता यहाँ रहने का, अब मैं और आप एक घर में रह ही नहीं सकते बस। अरे तो क्या मैंने बांध कर रखा है तुझे? अरे मैंने क्या कर दिया जिससे तुझे ऐसा लग रहा है? और तेरा इतना बोलने के बाद तो मैं खुद ही तेरे साथ नहीं रहना चाहूंगी। लेकिन अब सवाल था कि सासू माँ जाएंगी कहाँ, क्योंकि बहू तो मायके चली जाती है, लेकिन सास कहाँ जाए। तभी क्षितिज आ जाता है। उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो माँ को समझाता है, लेकिन वो मानती नहीं और ना ही शुचि मानने को तैयार। दोनों की लड़ाई में माँ का सामान पैक हो जाता है। माँ अब कहाँ जाएंगी? मैं भी अपने मायके जाऊंगी। माना मेरे माता पिता नहीं रहे, लेकिन भाई भाभी से भी तो मायका होता है ना। और सास निकल जाती है मायके। बस फिर क्या था, शुचि सुबह सुबह गर्म पानी लेकर माँ के कमरे में जाती है, लेकिन वहां माँ नहीं होती। हाँ, चलो अच्छा है, अब ये रोज रोज के काम से तो बची। ये कहकर वो कमरे में जाती है जहां अक्सर माँ बैठी रहती थी। कमरा खाली खाली लग रहा है। तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है। अरे सुची, बहुत अच्छी सेल लगी है, कौड़ियों के दाम में ब्रांडेड कपड़े, जूते और बैग मिल रहे हैं, चलो ना चलते हैं। वाह रे वाह, ठीक है मैं आती हूँ। अब तो कोई टेंशन है ही नहीं, सासू माँ भी नहीं है, अब तो मजे से घूमूंगी। अरे मजे से तो तू पहले भी घूमती थी, लेकिन सास नहीं है तो बच्चे कौन देखेगा? और तुझे तो पता है ना, मॉल्स में बच्चों की एंट्री बैन है कोरोना के कारण। अरे तो फिर कैसे आऊंगी मैं? सेल तो बस आज के लिए है, कल खत्म। शुचि को बड़ा रोना सा आता है। फिर वो जब दिन में खाना खाने बैठती है, वो भी अकेले अकेले। अकेले तो कोई खाना भी नहीं खाया जाता, मैं नहीं खा रही माँ के बिना। शाम को क्षिति जाता है तो शुचि जोर जोर से रोने लगती है। अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ? माँ को घर से निकालकर शांति अभी भी नहीं मिली तुम्हें? नहीं, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती। ना कोई बताने वाला है कि मैं कैसी लग रही हूँ, ना ही कोई समझने समझाने वाला। मैं माँ के बिना नहीं रह सकती, चलो माँ को ले आते हैं। अरे वाह, ऐसा शायद पहली बार होगा कि बहू रूठी सास को मायके से लेने जा रही है। दोनों सास को लेकर घर आते हैं और अगले दिन से फिर वही शुरू। ममता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाया। अब वो शहर में अपने परिवार के साथ रहता है। एक दिन ममता का बेटा रोहन अपनी पत्नी आलिया से कहता है, अरे आलिया सुनो, माँ अब से गांव में नहीं रहेगी,
वो हमारे साथ यहीं रहेंगे शहर में। उनका कमरा आज नौकर से बोलकर अच्छे से साफ करवा देना। ओह, आज तो मेरी किटी पार्टी है, फिर मुझे जिम और फिर शॉपिंग। ठीक है, कल करवा दूंगी। अच्छा, लेकिन माँ के सामने ये कपड़े नहीं चलेंगे। हाँ, तुम्हें साड़ी या सूट पहनना होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं। मेरे मम्मी पापा ने इतना पैसा लगाकर शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहन ओढ़ भी ना सकूं। अरे चलो, गुस्सा मत हो, लेकिन कुछ दिन तो माँ की खुशी के लिए कर सकती हो ना। लेकिन आलिया मानती नहीं। माँ आती है सिंपल सी साड़ी, झोला और चप्पल पहनकर। अरे रोहन, मैं इनके साथ कैसे रहूंगी? मेरी फ्रेंड्स क्या कहेंगी? ये तो पूरी गंवार लग रही है। आलिया, माँ गांव में रहती थी इसलिए ऐसी हैं। तुम आज ही माँ के साथ जाकर उनकी पसंद की शॉपिंग करवा देना। इनके साथ घर के अंदर रहना मुश्किल है, बाहर तो मैं कभी भी ना जाऊं। रोहन को आलिया पर गुस्सा आ जाता है। माँ, ओ माँ। हाँ बेटा। वो माँ को ले जाने के लिए उनका हाथ पकड़ता है कि अरे माँ, तेरे हाथ अभी तक इतने कड़े हैं, तूने इसका कोई इलाज नहीं किया? अरे बेटा, इसका कोई इलाज नहीं। वैसे भी मुझे कोई शर्म नहीं कि मेरे हाथ मुलायम नहीं है, क्योंकि इन्हीं हाथों से मेहनत कर मैंने तुझे बनाया है बेटा। अगले दिन। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो आलिया को बोलकर फ़ोन करवा देना। रोहन के जाने के बाद। आप ना आज कमरे में ही रहिएगा, घर में पार्टी है, मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन लोगों के सामने आपको नहीं ला सकती हूँ। ठीक है बहू, लेकिन तुम कहो तो मैं कुछ खाने को बना दूँ तुम लोगों की पार्टी के लिए। वो लोग सिर्फ कॉन्टिनेंटल या थाई फूड ही खाते हैं। कोई बात नहीं, कभी इंडियन खिलाने वाला कोई मिला नहीं होगा ना। मैं बनाकर कमरे में चली जाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। आलिया के घर उसकी दोस्त आती हैं, पार्टी होती है। अरे वाह आलिया, ये क्या है खाने में? बड़ा ही स्वादिष्ट है यार, इसकी रेसिपी मुझे चाहिए। हाँ, और ये दाल, ओ माय गॉड, मैंने तो किसी 5 स्टार में भी ऐसी दाल नहीं खाई है यार। तू कुक को यहाँ बुलाना। अब आलिया घबरा जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। माँ जी ज़रा बाहर आइए। आलिया की सास सिंपल सी साड़ी और गांव के अंदाज में आती है। अरे बहू, क्या हुआ? खाना पसंद नहीं आया क्या? बहू? अरे ये गांव से दिखने वाली औरत तुम्हें बहू क्यों बोल रही है? कौन है ये? वो हमारी नई नौकरानी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। वो सर झुकाकर जा ही रही होती है कि एक सहेली बोल पड़ती है। अरे कहाँ जा रही हैं माँ जी? वो उठकर उनके पैर छूती है। जीती रहो बेटा। क्या है ना, आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। पता है आलिया, मैं शहर पढ़ने आई और फिर शहरी हो गई, लेकिन मेरे माँ पापा तो आज भी गांव में रहते हैं, बिल्कुल इनके जैसे ही हैं। आप यहाँ बैठिए ना आंटी, आप सच में बड़ी खूबसूरत है और आपके हाथ का खाना तो लाजवाब है। काश ये मेरी सास होती। सभी सहेलियां सास को घेर कर बैठ जाती हैं और उनसे खाने की रेसिपी पूछ रही होती है कि तभी घर की बेल बजती है और रोहन आता है। अरे क्या बात है, आज आप लोग हमारे घर में? और ये लोग तो मुझे आलिया से ज़्यादा माँ की सहेलियाँ लग रही हैं। क्या ये आपकी माँ है? लेकिन आलिया ने तो कहा कि ये उनकी नौकरानी है और इन्होंने भी नहीं बताया। वो नहीं बताएंगी, क्योंकि उनके लिए बच्चों की इज्जत और उनकी खुशी सबसे पहले है। मुझे माफ कर दो, मुझे इन्हें तुम लोगों से मिलवाने में शर्म आ रही थी कि तुम लोग क्या कहती। अरे अब तो हमें शर्म आ रही है कि तुम हम लोगों की सहेली हो। हाँ, जो माँ जैसी सास को नौकरानी बोले वो हमारी सहेली नहीं हो सकती। ये बोलकर सभी वहाँ से जाने लगती है कि सास बोलती है।
आलिया की तरफ से मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। उसने जो कहा उसके लिए मैं उसे माफ़ करती हूँ। अब तुम लोग भी उसे माफ़ कर दो, क्योंकि अगर तुम लोगों ने उससे दोस्ती तोड़ी तो फिर मेरे हाथ का खाना कैसे खाओगी? नहीं नहीं आंटी, ज़रूर आएंगे, लेकिन अब आलिया की नहीं बल्कि आपकी सहेली बनकर।